बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन लिया था किसका, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का। तो प्रॉपर्टी का मतलब क्या था यहाँ पर, इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पर देकर जो इनकम जनरेट हुई थी, और वो कौन जनरेट कर रहा था, ऑनर ऑफ एनी लैंड और बिल्डिंग। तो वो रेंट जो था वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में कवर हो रहा था। यस और नो बताइए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मजीद, तो और डिटेल हमारे सामने क्या आती है कि फिर फोरफिटेड डिपॉजिट पे बात हुई थी हमारी। फोरफिटेड डिपॉजिट भी जो है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद हमने बात की थी जनाब कि अगर जो लैंडलॉर्ड की ऑब्लिगेशन हो और वो पे कौन कर दे, टेनेंट पे कर दे, वो भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ट्रीट किया जाएगा रेसिट के तौर पर। यस और नो, वो रेसिट की डेफिनेशन में फॉल होगा और उसको भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी माना जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद अच्छा, उसके अलावा मजीद अगर हम बात करें इसके ऊपर, तो बात हमारी क्या होगी। फिर हमने कहा था सेल्फ हायरिंग वाला कॉन्सेप्ट था कि आपने अपनी ही प्रॉपर्टी अपने एम्प्लॉयर को रेंट पे दे दी, तो जो रेंट इनकम आप जनरेट कर रहे हैं वो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर आप उसी प्रॉपर्टी को रेंट में देने के बाद उसी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, तो ये बतौर आप एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट रह रहे हैं, और इसको भी अलग से सैलरी का पार्ट बनना चाहिए। लेकिन सेल्फ हायरिंग वाले केस में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते वक्त एनुअल लेटिंग वैल्यू की अहमियत खत्म हो जाती है, फिर उसमें एक्चुअल रेंट ही कंसीडर किया जाएगा। लेकिन जब सैलरी कैलकुलेट की जाएगी तो उसमें 45% ऑफ बेसिक सैलरी या फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर, इस अमाउंट को कंसीडर किया जाएगा। सारी बातें कल की क्लास में हमने कवर की हैं। फिर हमने कल की क्लास में आपके साथ क्या किया था, एक्सक्लूजन्स पढ़ी थी। एक्सक्लूजन्स कि दो रेंट ऐसे हैं जिसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से एक्सक्लूड करके कहाँ शामिल कर दिया गया है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। याद है सारी बातें, आप भूल चुके बेटा, जवाब दीजिए सब लोग। एक क्या था, रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, बिल्डिंग का रेंट प्लांट एंड मशीनरी के साथ। उसके बाद एनी अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एमिनिटीज, यूटिलिटीज और अदर सर्विस चार्जेस। ये जो अगर आप रेंट के साथ साथ कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उसके जो आप चार्जेस कलेक्ट करते हैं वो भी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कवर होगा। ठीक है जी। तो यहाँ से अगर हम बात को आगे लेके चलें, तो आज का टॉपिक हमारा शुरू होगा और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट से शुरू होगा। उसको हम बोलते हैं अनएडजस्टेबल डिपॉजिट। अनएडजस्टेबल डिपॉजिट या अनएडजस्टेबल अमाउंट रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग। अच्छा, अब ये बताइए हमारे यहाँ क्या प्रैक्टिस है, जब भी हम कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लेते या देते हैं, तो हम क्या एडवांस पे नहीं करते या एडवांस का मुतालबा नहीं करते? क्या ख्याल है आप? उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी बोला जा सकता है। तो हम टेनेंट से एक अमाउंट वसूल करते हैं बतौर सिक्योरिटी डिपॉजिट या एडवांस। क्या ये जो रकम होती है काबिले वापसी होती है, नाकाबिले वापसी होती है? ये जो एडवांस आप कलेक्ट करते हैं, जब टेनेंसी एग्रीमेंट एक्सपायर होगा, तो क्या लैंडलॉर्ड ने रकम वापस करनी होगी? लैंडलॉर्ड ने रकम वापस करनी होगी किसको, टेनेंट को? यस और नो बताइए। तो यानी इसका मतलब ये है कि ये प्रीपेड रेंट नहीं हुआ ना बेटा। अगर ये प्रीपेड रेंट होता तो एक्सपायर होकर इनकम बन जाता लैंडलॉर्ड के लिए, और उसको यानी मतलब उसको वापस नहीं करना पड़ता। तो इसका मतलब ये जो एडवांस हम आमतौर पर पे करते हैं, इसमें और प्रीपेड रेंट में क्या है, फर्क है? यस और नो? टेनेंट के लिए जो प्रीपेड है, और लैंडलॉर्ड के लिए जो अनअर्न्ड इनकम है। बेटा आवाज कट रही है, अब क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन अब क्या है? बताइए। अब सही आ रही है आवाज? अब सही है आवाज या अभी भी सही नहीं है आवाज? आवाज सही है? हेलो?
ओके अब ठीक है। अच्छा अब मैं आपसे दोबारा सवाल कर रहा हूँ, दोबारा सवाल क्या है कि टेनेंसी एग्रीमेंट के अंदर आमतौर पे टेनेंट जो होता है वो लैंडलॉर्ड को एक रकम देता है एडवांस के तौर पे, जिसको हम सिक्योरिटी डिपॉजिट कह सकते हैं, उसको हम अनएडजस्टेबल एडवांस कह सकते हैं। ये रकम जो है वो काबिले वापसी है ना काबिले वापसी है, आप सबने जवाब दिया काबिले वापसी है, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं बतौर टेनेंट एडवांस में 3 साल का रेंट पे कर दूं, तो 3 साल जब एक्सपायर हो जाएंगे तो वो जो मैंने एडवांस दिया था वो तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, एक्सपायर हो गया, और लैंडलॉर्ड के लिए वो अनंत से क्या बन गया, अर्न बन गया। यस और नो, जवाब दे। तो जो ऐसा एडवांस है जो एक्सपायर होकर इनकम बन जाएगा लैंडलॉर्ड के लिए, जो ऐसा एडवांस है जो एक्सपायर होकर इनकम बन जाएगा किसके लिए, लैंडलॉर्ड के लिए, ऐसा एडवांस क्या कहलाएगा, एडजस्टेबल। तो इसका मतलब एडवांस की दो किस्म हो गई, यस और नो। तो आप कौन से वाले एडवांस को इनकम मानेंगे, जो एक्सपायर होकर इनकम बन जाएगा उसको आप इनकम मानेंगे, या जो काबिल वापसी उसको भी आप इनकम मानेंगे? जो एडजस्टेबल एडवांस है उसको तो आप इनकम मानेंगे बगैर क्या कहते हैं किसी और पॉइंट के, बगैर किसी लॉ के, ठीक है, क्योंकि वो आपकी रेवेन्यू रिसेट है। अब मैं दोबारा लिंक करने जा रहा हूं पिछली कहानी जहां से कहानी शुरू की थी, क्योंकि उस पर आपका राइट टू रिसीव क्या होगा, स्टैब्लिश हो जाएगा, लीगल राइट स्टैब्लिश हो जाएगा, यस और नो। तो क्योंकि रेंट पर आपका लीगल राइट स्टैब्लिश हो जाएगा तो इस बेस पर वो आपकी क्या है, रेवेन्यू रिसेट है, यस और नो। आप देखें लेक्चर नंबर 0 पे आ गए हम लोग दोबारा। और इनकम की डेफिनेशन, एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, तो वो एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स में भी फॉल कर गया। अच्छा अब जो अमाउंट हमें एडवांस के तौर पे मिल रहा है बतौर सिक्योरिटी डिपॉजिट, या हम जो पे कर रहे हैं बतौर टेनेंट किसको, लैंडलॉर्ड को, तो क्या उस सिक्योरिटी डिपॉजिट को जो लैंडलॉर्ड रिसीव कर रहा है उसको इनकम माना जाए? लॉजिकली सोचेगा, वो तो कर्जा हो गया, लोन की तरह हो गया, तो काबिल वापसी हो गया। लॉजिकली सोचे, क्या वो इनकम है? लॉजिकली वो क्या है, वो तो कैपिटल रिसेट है। जवाब दें सब लोग भाई, क्या वो कैपिटल रिसेट है? मैं एक एक फर्ज से पूछ रहा हूं बेटा, क्या वो कैपिटल, अब सबको इस बात को समझने के लिए सबको लेक्चर पढ़ावा होना जरूरी है। इस बात को समझने के लिए सबको लेक्चर नंबर 0 याद होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, अनएडजस्टेबल जो अमाउंट है, एडवांस है, डिपॉजिट है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वो तो काबिल वापसी है, तो उसको तो इनकम में नहीं आना चाहिए ना बेटा। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम, जिसको लॉ इनकम बोलते हैं उसको तो इनकम मानना पड़ेगा। क्या ख्याल है? तो आज एक और एग्जाम्पल आ रही है एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम की। जो बेस बनाई थी ना, उस बेस की एग्जाम्पल्स को और बढ़ाने का वक्त आ गया। तो अगर लॉ इस अनएडजस्टेबल अमाउंट को क्या माने बेटा, अगर लॉ इस अनएडजस्टेबल अमाउंट को क्या माने बेटा, इनकम माने, तो फिर क्या आप उसको इनकम मानोगे कैपिटल एसेट होने के बावजूद? क्या आप उसको इनकम मानोगे कैपिटल एसेट होने के बावजूद? मानना पड़ेगा ना। तो ये अब हम जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं ये उसी पॉइंट की फर्दर एक्सप्लेनेशन है, एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम, डीम्ड इनकम। बेहतरीन बात कर दी उसामा, क्लियर सबको बात? तो अब इस लाइन को पढ़ते हैं, वेयर द ऑनर ऑफ अ बिल्डिंग, देखें ये पॉइंट सिर्फ बिल्डिंग के लिए है, ये पॉइंट जो है वो लैंड के लिए नहीं है, ख्याल रखिएगा बेटा। वेयर द ऑनर ऑफ अ बिल्डिंग रिसीव्स एनी अमाउंट, डिपॉजिट और पगड़ी, नॉट एडजस्टेबल, अगेंस्ट रेंट पेएबल, द सेम इज ट्रीटेड एज चार्जेबल रेंट, तो उसको ट्रीट करो रेंट, सेम इज ट्रीटेड एज चार्जेबल रेंट इन 10 years इन इक्वल प्रपोर्शन, उसको 10 हिस्सों में तकसीम करके क्या मानो, इनकम मानो। कितने अरसे में, 10 साल में।
क्या ख्याल है, ये बात समझ में आती है आपको? जवाब दे। एग्जाम्पल लें इसकी, एग्जाम्पल लें इसकी। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर ए टैक्सेबल इनकम वर्कआउट करने जा रहे हैं। टैक्स ईयर 2019 फॉर एग्जाम्पल, एक साल पीछे। हेडिंग लगाई हमने क्या, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। कल वाली एग्जाम्पल कवर कर रहे हैं, कल जो एग्जाम्पल्स वर्बली दी थी आज वो एग्जाम्पल को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। फर्स्ट कर लें, टेनेंट ने ज्वाइन किया 1 जनवरी 2019 से, तो टैक्स ईयर 2019 में आपका कितने मंथ्स का रेंट का राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश हुआ? अगर टेनेंट आपको ज्वाइन करता है 1 जनवरी 2019 से, तो बताइए बताइए टैक्स ईयर 2019 में आपका कितने मंथ्स का राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश होता है बेटा? 6 मंथ्स का तो बोलिए ना, लगे ना आप जाग रहे हैं। अच्छा जी, इधर लिखा हमने एक्चुअल, इधर लिखा हमने एक्चुअल रेंट। ठीक है जी, इधर लिखा हमने एक्चुअल रेंट। कितना है एक्चुअल रेंट? फॉर एग्जाम्पल हमने अज्यूम किया था 3 लाख रुपए पर मंथ। इसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया, आंसर आया 1,800,000। ठीक है, अब नीचे लिख रहे हैं हम फेयर मार्केट रेंट या एनुअल लेटिंग वैल्यू। तो अगर पूरे साल की वैल्यू दी हुई है तो क्या करें हम, उसको मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 कर दें। मिसाल के तौर पे पूरे साल की एनुअल लेटिंग वैल्यू जो है 42 लाख रुपए, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 कर दिया, तो आंसर क्या आ गया? 2,100,000। विच एवर इज हायर। हाँ जी बोलिए, विच एवर इज हायर। क्या आया? 2,100,000। अब आपकी जेब में आए कितने हैं पैसे? 18 लाख रुपए, लेकिन आप टैक्स दे रहे हैं 21 लाख रुपए पर। हैरत अंगेज बात है ना ये। लॉ है, क्या करें। प्रैक्टिकली ऐसा होना पॉसिबल है नहीं, अलग बहस है, लेकिन कानून तो यही है बेटा, एग्जाम में तो यही करना पड़ेगा आप। अच्छा जनाब, उसके बाद आपको इस प्रॉपर्टी के लिए मिला अनएडजस्टेबल डिपॉजिट, जो कि आपके ख्याल में तो इनकम नहीं है, लेकिन लॉ कह रहा है कि उसको इनकम मानो, तो इनकम मानो भाई फिर। तो फर्ज करें आपने इस प्रॉपर्टी के लिए 50 लाख रुपए डिपॉजिट लिया, तो 50 लाख रुपए डिपॉजिट आपको मिल गया। इसको डिवाइड बाय 10 करें इन इक्वल प्रोपोर्शन। इसकी कोई 6 मंथ्स की अपोर्शनमेंट नहीं कीजिएगा, फुल ईयर पॉलिसी की तरह फॉलो कीजिएगा बस इसको। ठीक है, बात समझ रहे हैं सब लोग? तो क्या किया, 5 मिलियन को डिवाइड बाय 10 कर दिया, या उसका 10% निकाल लिया। कितना बना बेटा? 5 लाख रुपए। तो 10% क्या करना है, अनएडजस्टेबल डिपॉजिट का क्या कर देना है, इसमें ऐड कर देना है। फर्ज करें ये प्रॉपर्टी तो आपने रेंट पे कब दी थी बेटा? कब दी प्रॉपर्टी रेंट पर? 1 जनवरी 2019 से दी ना बेटा। रिस्पॉन्स करें ना, ताकि लगे पार्टिसिपेट कर रहे हैं यार। बोलिए, ये प्रॉपर्टी आपने रेंट पे कब दी? 1 जनवरी 2019। तो इसका मतलब या तो आपको ये मानना पड़ेगा कि 1 जुलाई 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक ये प्रॉपर्टी खाली रही, ऐसा ही ना? ये मानना पड़ेगा ना आपको।
अच्छा जी, अब फर्ज कर लेते हैं कि जिस दौरान ये प्रॉपर्टी खाली रही उस दौरान आपका इस प्रॉपर्टी को बेचने का इरादा हो गया था, यानी जुलाई 2018, यानी ये प्रॉपर्टी रेंट पे जाने से पहले की कहानी सुना रहा हूं, मतलब बात की कहानी पहले बता दी, पहले की कहानी बाद में बता रहा हूं। ऐसा हो सकता है ना बेटा? क्वेश्चन भी ऐसा कर सकता है कि पहले बताए प्रेजेंट फिर बताए पास्ट। क्या ख्याल है? तो अब कहानी सुना रहा हूं जुलाई से दिसंबर तक की। तो जुलाई से दिसंबर के दौरान ये प्रॉपर्टी खाली थी, जुलाई में आपका इंटेंशन था इस प्रॉपर्टी को बेचने का। तो जुलाई में एग्रीमेंट बना प्रॉपर्टी को बेचने का, आपने सिक्योरिटी, सॉरी क्या कहते हैं, आपने बयाना रिसीव किया, टोकन मनी रिसीव की, डिपॉजिट रिसीव किया जो प्रॉपर्टी बेचने के लिए था, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए। लेकिन बायर जो था वो बैकआउट हो गया, मतलब उसने प्रॉपर्टी नहीं खरीदी। अगर खरीद लेते तो फिर ये आप रेंट पे दे पाते क्या? ऑब्वियसली नहीं दे पाते। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो डिपॉजिट क्या हो गया, 4 फीट हो गया। उसको हम क्या बोलेंगे, 4 फीटेड डिपॉजिट। कितने से? फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए से। 10 लाख रुपए आपने हजम कर लिए, हड़प कर लिए बड़े मजे से किसी और के, ठीक है। तो वो 4 फीटेड डिपॉजिट भी जो है वो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बन गया। अगर प्रॉपर्टी बिक जाती तो फिर ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं कहलाता। बात समझ रहे हैं? अच्छा, उसके अलावा जो आपका मौजूदा टेनेंट है उसने आपका प्रॉपर्टी टैक्स भी पे कर दिया है, फॉर एग्जाम्पल। ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड पेड बाय टेनेंट, फॉर एग्जाम्पल 4 लाख से। तो ये जो कल समझाया वो सब कुछ आपके सामने रख दिया एक नए पॉइंट के साथ। तो अब जो आपका आंसर आएगा, इस आंसर को हम बोलेंगे चार्जेबल रेंट। क्या बोलेंगे बेटा? इसके लिए टर्म क्या इस्तेमाल की हमने? चार्जेबल रेंट की। हाँ भाई, 21 लाख और 5 लाख 26 लाख, 26 लाख और 4 लाख 30 लाख, 30 लाख और 10 लाख 40 लाख। तो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी बन गई बेटा? 40 लाख। यस और नो? रिस्पॉन्स करें, जवाब दें। तो कल जो कुछ भी पढ़ाया वो भी इसमें मौजूद है, और आज जो थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस किया वो भी इसमें मौजूद है। क्या ये एग्जाम्पल सबको क्लियर है बेटा? तो इस तरह हमने ओवरऑल कैलकुलेशन की किस चीज की बेटा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। सही है। अच्छा, अब इसको कंटिन्यू करते हैं अगले अकाउंटिंग, अगले टैक्स ईयर में। मिस्टर ए, टैक्स ईयर 2020, ठीक है बेटा। मिस्टर ए टैक्सेबल इनकम टैक्स ईयर 2020, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है जी।
अब ये अज्यूम करते हैं हम जनाब कि जो पिछला वाला टेनेंट है ना, पिछला वाला टेनेंट वो इस साल उसने कंटिन्यू किया है 3 महीने, मतलब जनवरी फरवरी सॉरी क्या कहते हैं, जुलाई अगस्त और सितंबर। सही है जी। इसका मतलब क्या है, 1 जुलाई से 30 सितंबर 2019 जो कि फॉल करता है टैक्स ईयर 20 में, उसमें वही पुराना वाला टेनेंट जो है वो हमारे पास मौजूद है और 30 सितंबर को प्रॉपर्टी छोड़ के जा रहा है। जवाब देंगे बेटा सब लोग। तो उससे हमें 3 लाख रुपए पर मंथ रेंट मिल रहा है ना, तो 3 लाख को मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दिया, क्या बना बेटा 9 लाख रुपए। फिर ये सितंबर को ये प्रॉपर्टी छोड़ के चला गया, छोड़ के चला गया, यस और नो? क्या ये कहानी समझ में आ रही है आपको? यानी अगले टैक्स ईयर में मैं इससे प्रॉपर्टी छुड़वा रहा हूं एग्जाम्पल के अंदर। अच्छा, फिर अब दोबारा से नई कहानी शुरू करते हैं। अच्छा, अब दोबारा से नई कहानी बेटा क्या है कि नया टेनेंट ज्वाइन कर रहा है और नया टेनेंट हमें फिर से ज्वाइन कर रहा है जनवरी से, मतलब यानी इसका मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर फिर 3 महीने प्रॉपर्टी खाली रही और नए टेनेंट का इंतजार करती रही। और नया टेनेंट हमें ज्वाइन कर रहा है कब से, कब से ज्वाइन कर रहा है? 1 जनवरी से। अच्छा जी, 1 जनवरी से ज्वाइन कर रहा है, 1 जनवरी से लेकर 30 जून कितना रेंट ड्यू हुआ? अगर भले वो जो नया टेनेंट है अगर वो भले हम एडवांस में रेंट पे कर दे तब भी हम यहाँ पर टैक्सेबल कितना करेंगे, 6 मंथ्स का ही करेंगे ना बड़े, बात सबको पता है ना। तो फर्ज करें नए टेनेंट से जो रेंट तय हुआ वो रेंट तय हो गया 4 लाख रुपए और 4 लाख को आपने मल्टीप्लाइड बाय 6 किया, कितना बना बेटा 24 लाख। ये सम आपका कहलाएगा एक्चुअल रेंट, ये सम कहलाएगा आपका एक्चुअल रेंट। कितना कितना कहलाएगा 3,300,000। अच्छा, इसको कंपेयर करना है किससे, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट। अच्छा, फर्ज करें अब टैक्स ईयर 2020 में प्रॉपर्टी की जो एनुअल लेटिंग वैल्यू है वो एनुअल लेटिंग वैल्यू जो है वो है फॉर एग्जांपल 4,500,000। तो क्या करें, 4,500,000 को मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12 कर दिया, क्या बना आंसर बेटा 4,500,000 को मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12 के क्या बना आंसर? रिस्पॉन्स करें बेटा, रिस्पॉन्स करें। 3,375,000। हाँ जी, विच एवर इज हायर। क्या हायर आया बेटा 3,375,000। इसमें ऐड किया अनएडजस्टेबल डिपॉजिट का ठीक है, अनएडजस्टेबल डिपॉजिट जो आपने नए, जाहिर सी बात है पुराने वाले टेनेंट का बेटा एक टैक्स ईयर का एक एलबी होगा ना उस समय बेटा, ऐसा तो नहीं करो ना यार, जो पीरियड है उसको पीरियड के हिसाब से काउंट करेंगे ना बेटा। तो आप अपोर्शनमेंट कर लेना, 6 महीने का वहां का लेना, 6 महीने का यहाँ का लेना, कोई मुश्किल बात नहीं, लॉजिकल बात है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है मेरे हिसाब से।
क्योंकि जाहिर सी बात है बजट जहां से आता है वहीं से सब कुछ क्या होता है, चेंज होता है। ऐसा जब हो सकता है जब कोई बंदा कोई स्पेशल टैक्स ईयर फॉलो कर रहा हो सामा बेटा। नॉर्मल टैक्स ईयर में ऐसा होना मुमकिन नहीं दिखता मुझे, क्योंकि हर कोई बंदा जो रिवाइज करता है चीजों को, कब से रिवाइज करता है, यकम जुलाई से कर रहा होता है ना, क्योंकि फिस्कल ईयर यहीं से शुरू हो रहा होता है। क्या ख्याल है आपका उसामा? जवाब दो उसामा। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा था बेटा, वो क्या थी? अनएडजस्टेबल डिपॉजिट। तो अब पुराना वाला टेनेंट जा चुका है बेटा, क्या ख्याल है? तो जरा बताइए पुराने वाले टेनेंट से आपने कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया था? भाई तब रिस्पॉन्स कर दें यार, मतलब बहुत रिस्पॉन्स स्लो है यार। 5 मिलियन बोले ना यार, 50 लाख रुपए लिया था। हाँ, उसको वापस कितना किया होगा? उसको वापस कितना किया होगा? उसको 50 लाख ही वापस किया होगा। लेकिन उस 50 लाख में से हम इनकम बना चुके हैं 5 लाख की, यस और नो? यानी 50 लाख हमारी जेब में आए, 50 लाख हमारी जेब से चले भी गए, और बिलावजा की हमारी इनकम भी बन गई। क्योंकि लॉ बोल रहा है एनी अमाउंट ट्रीट एज इनकम। ये तो हमारे साथ क्या हो गया? गलत हो गया ना ये तो। ये लॉ ने अच्छा नहीं किया यार हमारे साथ, क्या कहते हो? अच्छा, अब करना क्या है? अब करना ये कि नए, ये बताओ नए टेनेंट से पैसे मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे? डिपॉजिट के तौर पे नए टेनेंट से पैसे मिले होंगे नहीं मिले होंगे? मिले होंगे। फॉर एग्जाम्पल नए टेनेंट से मिले पैसे 6 मिलियन। अब इस 6 मिलियन को डिवाइड बाय 10 नहीं करना बेटा, इसमें से लेस करना है अमाउंट प्रीवियसली टैक्स्ड। अब आप बताओ प्रीवियस जो डिपॉजिट्स आपके पास थे उसमें से कितना अमाउंट टैक्स हो चुका है? प्रीवियस जो डिपॉजिट आपके पास था उसमें से कितना अमाउंट टैक्स हो चुका है बेटा? 5 लाख रुपए। तो वो 5 लाख आपने क्या कर देने हैं, इसमें से लेस कर देने हैं। यानी अब इस 6 मिलियन में से वो 5 लाख जिस पर आप टैक्स दे चुके हैं उसको आप अपनी इनकम में शामिल नहीं करेंगे, उसको आप इसमें से एडजस्टेड अज्यूम करेंगे। कितना अमाउंट बचा? अमाउंट बचा बेटा 5,500,000। इसका मतलब जो नया डिपॉजिट है उस डिपॉजिट में से प्रीवियस अमाउंट जो एडजस्ट हुआ है वो एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस बचेगा उस बैलेंस को डिवाइड बाय 10 करेंगे। तो जब मैं 5,500,000 को डिवाइड बाय 10 करूंगा तो अब मेरा आंसर आएगा 5,50,000। और भाई नया वाला ट्रेंड खतरनाक है, बोलता है भाई मैं क्यों पे करूं तुम्हारा ऑब्लिगेशन, वो तुम खुद पे करो। तो लिहाजा उसको हमने शामिल नहीं किया, ये अज्यूम कर रहे हैं हम इसके अंदर। तो अब हमारा इस केस में चार्जेबल रेंट कितना बना बेटा? 3,375,000 प्लस 550,000। बताइए चार्जेबल रेंट कितना बना? सब लोगों से पूछ रहा हूँ, आप सबसे रिस्पॉन्स कर दीजिएगा आप सब लोग। 3,925,000। ये बन गया हमारा चार्जेबल रेंट। अब आप मुझे बताइए कि जो टैक्स रेट अराउंड 19 था, उसके बाद टैक्स रेट अराउंड 20 था, और जो कंटिन्यूएशन है वो आपको समझ में आ गई बेटा? कोई डिफिकल्टी तो नहीं हुई ना आपको? ऐसा ही है। डिवाइड बाय 10 क्यों? लॉ कह रहा है ना इन 10 इक्वल प्रपोर्शन। इन 10 ईयर जो अनएडजस्टेबल डिपॉजिट है उसको इनकम मानना है, उसको इनकम ट्रीट करो। वो तो वैसे इनकम नहीं है, हम तो उसको इनकम मान नहीं रहे थे, तो लॉ के कहने पर तो इनकम मान रहे हैं उसको। एनी अमाउंट ट्रीट इज इनकम, और लॉ उसको कैसे इनकम मानने पे बोल रहा है? 10 साल पे। तो अब बात एक काम करते हैं ना, मुकम्मल जाके बात पढ़ लेते हैं। अब मुकम्मल बात क्या पढ़ते हैं? आपके सामने मुकम्मल बात आ जाएगी बेटा। मुकम्मल बात क्या आएगी आपके सामने, जरा देखिए सब लोग, तवज्जो।
where the owner of a building receives any amount, deposit or pagdi not adjustable against rent payable, the same is treated as chargeable rent in 10 years in equal proportion. तो जो अनएडजस्टेबल अमाउंट रिसीव किया है उसको क्या करो, उसको चार्जेबल रेंट का पार्ट बनाओ। कितने सालों में? 10 सालों में। कैसे? बराबर हिस्से, उसके 10 हिस्से बनाकर। लॉ तो कह रहा है, मैं थोड़ी बोल रहा हूं, मैंने घर पे थोड़ी लॉ बनाया है, तो लॉ जो बोल रहा है मैं वही फॉलो कर रहा हूं। तो क्या हमने इस बात पे अमल किया बेटा? क्या हमने इस बात की प्रैक्टिस देख ली बेटा? जवाब दें आप सब लोग। हमने इस बात की प्रैक्टिस देख ली है ना? अच्छा जी, अब जो मैंने वो लेस करवाया अगले साल नए डिपॉजिट में से, तो एक ख्याल रखिएगा बेटा, ये सेम प्रॉपर्टी रेंट पे गई है। जब सेम प्रॉपर्टी प्रीवियस वाले से खाली करवा के नए वाले को दोगे तब ऐसा करना है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास दो प्रॉपर्टीज हो, प्रॉपर्टी ए पहले रेंट पे जा चुकी है, फिर प्रॉपर्टी बी रेंट पे जा रही हो। तो ये नहीं कि एक प्रॉपर्टी के डिपॉजिट से दूसरी प्रॉपर्टी का अमाउंट क्या कर दिया आपने, लेस कर दिया। समझ रहे हैं बात को? ये छोटे छोटे बारीक पॉइंट्स हैं, इनका ख्याल रखिएगा। अब तवज्जो सुनिएगा बात को, क्या लिखा हुआ है। हाउएवर, ये जो मैंने अभी आपके सामने वर्किंग करवाई इसको समझ लें। हाउएवर, if before the expiry of 10 years the said amount is refunded by the owner, then no portion of the said amount is taxable in the year in which refunded. ये बताइए, जो 50 लाख मैंने लिए थे वो मैंने टैक्स ईयर 2019 में लिए थे, यस और नो? एक एक करके जवाब दें मुझे। जो 50 लाख मैंने लिए थे वो टैक्स ईयर 2019 में लिए थे, यस और नो? रिस्पॉन्स करें बेटा सब लोग, यस। वापस कब किए? टैक्स ईयर 2020 में। तो उस 50 लाख का 10% मैंने उस साल में टैक्स किया जिस साल में मुझे वो मिले थे। लेकिन जब टैक्स ईयर में 2020 में मैंने क्या कर दिया, वो 50 लाख उस ओरिजिनल टेनेंट को वापस कर दिए, तो फिर मैंने टैक्स ईयर 2020 में 50 लाख का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। सही बताइएगा जनाब। तो इसका मतलब क्या है? या तो टेनेंट जो है वो 10 साल तक वक्त गुजार ले आपके पास, तो 10 साल में ये अमाउंट फुली टैक्स हो जाएगा। लेकिन अगर टेनेंट जो है वो 10 साल से पहले पहले आपकी प्रॉपर्टी छोड़ देता है, तो फिर जिस साल वो प्रॉपर्टी छोड़ेगा उस टैक्स ईयर में अगर आप उसको अमाउंट रिफंड कर देते हैं, रिफंड इज इंपॉर्टेंट, छोड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रॉपर्टी अगर वो छोड़ देता है और उसका अमाउंट भी आप उसको रिफंड कर देते हैं, तो फिर उस साल में जो रिफंडेड डिपॉजिट है उसकी कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। तो जरा बताइए, टैक्स 2020 में ओरिजिनल वाले 50 लाख की कोई टैक्सेबिलिटी की? नहीं की ना? अच्छा जी, इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि उस साल वो रिफंड हो गया था। अब ये एक और कीमती नुक्ता आ रहा है, देखो अल्फाज सुनना है, एक लफ्ज कीमती है। इफ द ऑनर लेट्स आउट सेम बिल्डिंग, सेम बिल्डिंग, सेम सेम, कोई और बिल्डिंग नहीं, पुराने वाले से खाली करवाई, नए वाले को दे दी, बिल्डिंग वही है, किराएदार तब्दील हो गया है। ऐसा नहीं था कि मेरे पास दो बिल्डिंग थी, एक एक को दी दूसरे को दी, मतलब उस केस में ऐसा नहीं करना। सेम बिल्डिंग की बात हो रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, एग्जामिनर यहां घुमा सकता है तुम अच्छी तरीके से। If the owner lets out same building to another tenant and receives any unadjustable deposit, तो क्या किया? टैक्स ईयर काउंट 20 में फ्रॉम 1 जनवरी से हमने क्या किया, ये वही प्रॉपर्टी दूसरे टेनेंट को रेंट पे दी कि नहीं दी, जिससे हमने 4 लाख रुपए के हिसाब से रेंट वसूल किया? जवाब दें बेटा, एग्जाम्पल आपके सामने ही है। मैं फिर रीड कर रहा हूं। If the owner lets out the same building to another tenant and receives any unadjustable amount, then amount already taxed in this respect shall be deducted and the balance shall be treated as rent chargeable in 10 years in equal proportion. तो जो नए टेनेंट से डिपॉजिट मिला है
उसमें से पुराने टेनेंट के डिपॉजिट का जो हिस्सा ऑलरेडी टैक्स हो चुका था उसको लेस कर दिया जाएगा, और जो बैलेंस बचेगा उसको इक्वल प्रपोर्शन में 10 साल में चार्जेबल रेंट का पार्ट माना जाएगा। क्या मैंने यही किया टैक्स अकाउंट 20 में? क्या मैंने इसी लाइन पे अमल किया बेटा टैक्स अकाउंट 20 में? तो कोई मसला यहां तक बेटा बताइए, कोई मसला यहां तक तो बताइए। चले ओके आगे बात करते हैं। नोट्स फॉर स्टूडेंट्स क्या है? अब वही बात है, एडवांस रेंट विच इज एडजस्टेबल रेंट। जो एडवांस रेंट है जो कि क्या है, एडजस्टेबल है अगेंस्ट रेंट पेएबल। इज नॉट टैक्सेबल सेपरेटली। जो आपको एडवांस में रेंट मिल गया है, जो वक्त गुजरने पर एक्सपायर हो जाएगा और एक्सपायर होकर इनकम बन जाएगा, तो उसको अलग से इनकम बनाने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि जैसे वो एक्सपायर होगा आपका राइट ऑफ रिसीव स्टैब्लिश होने पर क्या मान लेंगे आप, उसको इनकम मान लेंगे, क्योंकि वो एडवांस था, एडजस्टेबल डिपॉजिट था। यस और नो बताइए, ये लाइन कोई मुश्किल बात है? तो ये लाइन प्रीपेड रेंट की बात कर रही है, जो कि लैंडलॉर्ड के लिए क्या है, अनअर्न्ड इनकम है। तो वो उसकी इनकम अनअर्न्ड से क्या हो जाएगी, अर्न हो जाएगी। जितनी इनकम अर्न हो चुकी है उसको आप चार्जेबल रेंट का पार्ट मान लें। जवाब दें। Because rent is chargeable on accrual basis. Rent in a tax year is chargeable on accrual basis. उसके बाद अनएडजस्टेबल अमाउंट रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ ओपन प्लॉट ऑफ लैंड। हाँ भाई, अगर प्लॉट ऑफ लैंड के लिए मिलता है अनएडजस्टेबल अमाउंट तो उसका कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है, उसको इनकम ट्रीट करने का बोला नहीं गया बेटा। तो अक्सर जो है वो एक बिल्डिंग के साथ जो है वो दूसरी बिल्डिंग का प्लॉट खाली होता है, तो एक बिल्डिंग पे क्या कहते हैं, मार्ट बन जाता है, मार्ट या मॉल बन जाता है। तो मॉल वाला क्या करता है, उस खाली प्लॉट को रेंट पे लेता है ताकि पार्किंग बन सके। अब जिसका वो प्लॉट है उसने ओपन प्लॉट का कर दिया, रेंट पे दे दिया बेटा पार्किंग बनाने के लिए। अब उसको उस प्लॉट का रेंट भी मिल रहा है और उसको डिपॉजिट भी मिल रहा है, सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो उस केस में आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, रेंट को इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी मानेंगे। अगर ओपन प्लॉट ऑफ लैंड का, ओपन प्लॉट ऑफ लैंड का अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको मिल रहा है, उसको आप इनकम ट्रीट नहीं करेंगे, डिवाइड बाय 10 भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला जो लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, बिल्डिंग के लिए। थर्ड पॉइंट आपके पास क्या है भाई, बात क्लियर है? जल्दी यस यस बोल दिया करें ताकि मुझे समझ लग जाए कि भाई बात क्लियर हो रही है आप लोग। अच्छा जी, उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, इफ डिपॉजिट इज रिफंडेड इन द सेम टैक्स ईयर, यानी जिस टैक्स ईयर में टेनेंट ने आपको ज्वाइन किया उसी टैक्स ईयर में अगर वो आपको छोड़ जाता है और आप उसका डिपॉजिट भी उसको रिफंड कर देते हैं, तो फिर उस अनएडजस्टेबल डिपॉजिट का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिस साल में अगर आप उसको वापस करेंगे उस साल में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। तो यही वो साल है जिसमें आपको वो डिपॉजिट मिला था, और अगर यही वो साल है जिसमें आपने उसको वापस कर दिया, तो फिर उसको डिवाइड बाय 10 करके इनकम में शामिल करने की जरूरत नहीं है। ओपन प्लॉट ऑफ लैंड, ओपन प्लॉट ऑफ लैंड, अगर जमीन पे कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है तो उसको हम ओपन प्लॉट ऑफ लैंड नहीं बोलेंगे बेटा, ठीक है? यहां तक ये बात समझ में आ जाती है बेटा आपको? पार्किंग वाली एग्जांपल थी ना अभी बेटा मैंने आपको, शहीद। यहां तक बात सबको क्लियर है बेटा? बराए मेहरबानी सब लोग बता दीजिए मुझे एक एक करके। आप बोलेंगे नहीं, मैं इंतजार करता हूँ आपका। अच्छा जी, अब उसके बाद हमारे पास जो है वो अगला हिस्सा है, कौन सा रिपीट कर दूं बेटा रबनवाज, कौन सा पॉइंट रिपीट करूं, दोबारा बोलिएगा, पॉइंट ए बी या सी? ए, प्रीपेमेंट यार रबनवाज। देखो
सिक्योरिटी डिपॉजिट वाली रकम में और एडवांस रेंट में फर्क है क्या नहीं है बेटा? रेंट एडवांस में पे कर देना। अगर मिसाल के तौर पर अब नवाज आपको जनवरी 2020 पर रेंट मिल गया है 2 साल का, तो बताइए आप कितने मंथ्स के रेंट को टैक्स करेंगे टैक्स ईयर 2020 में? रब नवाज 12 महीने कैसे यार? जनवरी से जून कितना वक्त हुआ? 6 महीने हुआ ना रब नवाज यार। टैक्स ईयर देखो ना यार। और बाकी जो 1.5 साल है उसका रेंट क्या है आपके लिए? रिसीव तो हो गया है ना, लेकिन वो आपके लिए क्या है? अकाउंटिंग के लिहाज से क्या है? अनअर्न्ड है क्या नहीं है? तो वो टैक्स के लिहाज से भी क्या हो गया? अनअर्न्ड हो गया। अब उसमें से 12 महीने का मजीद इनकम बनेगा आने वाले टैक्स ईयर में, यस और नो? और 6 महीने का उससे अगले टैक्स ईयर में एक्सपायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये रकम जो आपको मिली एडवांस के तौर पर, अगर ये वक्त गुजरने पर क्या हो जाएगी? एक्सपायर हो जाएगी। तो फिर ये अनएडजस्टेबल डिपॉजिट नहीं है, ये वो प्रीपेड रेंट है। और प्रीपेड रेंट जो है वो वक्त गुजरने पर खुद ब खुद इनकम बन जाएगा। तो इसको उस एडवांस में शामिल करने की जरूरत नहीं है। क्या ख्याल है? सही है ना बेटा? तो इन दो चीजों को अलग अलग करके समझना है। अच्छा जी, तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर हो चुकी है सबको। अब ये एक और हिस्सा है हमारे पास, इसको हम कहते हैं को ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है। एक प्रॉपर्टी को दो बंदे मिलके ओन कर सकते हैं, ज्वाइंट ऑनर हो सकते हैं प्रॉपर्टी के। प्रॉपर्टी के ज्वाइंट ऑनर हो सकते हैं, दो भाई ज्वाइंट ऑनर हो सकते हैं, यस और नो? दो बंदे बतौर इन्वेस्टमेंट मिलकर क्या कर सकते हैं? प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लेकिन वो ज्वाइंट ऑनर हो सकते हैं। हो सकते हैं ना? उनके दरमियान खून का रिश्ता होना जरूरी नहीं है। क्या ख्याल है? तो बिजनेस में तो पार्टनरशिप चलती है बेटा, लेकिन अगर दो बंदे मिलकर प्रॉपर्टी खरीदें तो ये भी तो एक तरह की पार्टनरशिप हुई ना, यस और नो? मतलब अगर मैं बोलता हूं एक बिल्डिंग है जो विदाद और अनस ने मिलके खरीद ली है, एक बिल्डिंग है 1 करोड़ रुपए की, 50 लाख उसमें दिए अनस ने, 50 लाख दिए विदाद ने, तो ये दोनों उस बिल्डिंग के क्या हो गए? को ऑनर। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा आपको? तो दोनों कितने कितने परसेंट के मालिक हुए बेटा? दोनों कितने कितने परसेंट के मालिक हुए? 50-50% के। ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी बाइफरकेट नहीं हुई कि मतलब पहला फ्लोर तुम्हारा दूसरा फ्लोर मेरा, ऐसा नहीं है। पूरी प्रॉपर्टी का 50% विदात का है, पूरी प्रॉपर्टी का 50% किसका है? अनस का है। ऐसे समझना समझना बात को, टेक्निकल बात बोल रहा हूं बड़ी। ये नहीं है कि आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, बोला पहला फ्लोर तुम्हारा सेकंड फ्लोर मेरा, ऐसी कोई बात नहीं हुई। एक फ्लोर पे दो फ्लैट बने हुए हैं, तो सामने वाला फ्लैट तुम्हारा, इससे सामने वाला मेरा, उससे ऊपर वाला मेरा, और तुम्हारे वाले फ्लैट के ऊपर वाला तुम्हारा फ्लैट हो गया। ऐसे नहीं, ऐसा नहीं। यानी मतलब उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स एक ही हैं और उन डॉक्यूमेंट्स में मिल्कियत जो है वो कॉमन है। यानी जब वो प्रॉपर्टी बिकेगी ना तो साइन दोनों के होंगे। कोई एक शख्स दूसरे की मर्जी के बगैर उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता। कुछ समझ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जब तक के वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर उस एक प्रॉपर्टी को दो प्रॉपर्टी ना बनवा ले, मतलब वो आधा आधा हिस्सा ना कर ले, तो उसका मतलब क्या हो? विदात और अनस मिलके क्या हुए? उस प्रॉपर्टी के ज्वाइंट ऑनर हो गए, यस और नो? अच्छा जी, अब वो प्रॉपर्टी रेंट पे जाती है। उस प्रॉपर्टी ने साल भर का रेंट कमाया 30 लाख रुपए। तो
तो अब ये रेंट 30 लाख रुपए किसका होगा? पूरा विदात का होगा, पूरा अनस का होगा। ये 15 लाख विदात के होंगे, 15 लाख अनस के होंगे। फिफ्टी 50% होगा ना बेटा, ज्वाइंट को ऑनर्स हैं। तो 15 किसके हुए यार? 50-50 लाख इन्वेस्ट करने के बाद भी तुम्हें एग्रीमेंट पूछ रहे हो ना यार, अकलमंदी की बात करो। आसान बातें कर रहा हूं मैं तो यार, एग्रीमेंट हो सकता है कुछ भी, लेकिन अभी तो तुम अकल करो, नुकसान क्यों करवा रहे हो अपना? 15 लाख किसके हुए? अच्छा, अब यहां पर एक सवाल आ रहा है, गौर सुनेगा। अगर यही 30 लाख रुपए ये एक बिजनेस से कमाते बतौर पार्टनर्स, तो वो 30 लाख रुपए किसका प्रॉफिट होता? पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट होता है या पार्टनर्स का प्रॉफिट होता? एओपी का प्रॉफिट होता। एओपी पहले उस पर खुद क्या करती? टैक्स पे करती, और उसके बाद जो बचता वो दोनों में क्या होता? शेयर होता। यस और नो? तो क्या को ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी वाले केस में जो रेंट रिसीव होगा वो भी एओपी कहलाएगा? यानी इस 30 लाख पर बतौर एओपी दोनों टैक्स पे करेंगे, या फिर 15-15 लाख दोनों के दरमियान तकसीम हो जाएगा? विदात अपने 15 लाख पे खुद टैक्स पे करे और अनस अपने 15 लाख पे खुद टैक्स पे करे। क्या एओपी वाला तरीकेकार फॉलो होगा या नहीं होगा? जवाब सवाल इतना सा है। अगर एओपी वाला तरीकेकार फॉलो होगा तो 30 लाख पर इन्होंने बतौर एओपी टैक्स देना है, और अगर एओपी वाला तरीकेकार फॉलो नहीं होगा तो विदात के हिस्से के 15 लाख विदात के हाथ में जाएंगे और अनस के 15 लाख अनस के पास जाएंगे। विदात की मर्जी टैक्स पे करे, अनस की मर्जी टैक्स पे करे। तो यहां पर आपको बात यह समझानी है कि को ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो एओपी नहीं है। तो ऊपर लाइन लिखी हुई आ रही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो समझाने जा रहा हूं मैं आपको। क्या लाइन है? Co-ownership of property is not considered as AOP for the purpose of rental income. रेंटल इनकम के लिए, यानी अगर आप ज्वाइंट ऑनर बनते हैं रेंट कमाने के लिए, तो फिर ये ज्वाइंट ऑनर बनना जो है वो आपको एओपी में शामिल नहीं करेगा। आप एओपी की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेंगे। Therefore, rental income is not taxable as separate tax entity. रेंटल इनकम जो है वो सेपरेट टैक्स एंटिटी के तौर पर टैक्सेबल नहीं होगा, मतलब बतौर एओपी टैक्स नहीं होगा। शेयर ऑफ टैक्सेबल रेंटल इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ईच को ऑनर। तो जो रेंट होगा वो दोनों को ऑनर्स के दरमियान क्या होगा? तकसीम होगा, और तकसीम होने के बाद हर बंदा अपनी अपनी इनकम पर टैक्स पे कर देगा। यस और नो? जवाब दे। इसका मतलब यह है कि जॉइंट प्रॉपर्टी का ऑनर बढ़ जाना और मिलकर रेंट कमाना ये एओपी फॉर्म नहीं करता। एओपी का ताल्लुक बिजनेस से है। अगर पार्टनरशिप बिजनेस में हो रही है तो वो एओपी है, अदरवाइज वो एओपी नहीं है। अगर आप बिजनेस के जॉइंट ऑनर्स हैं तो फिर आप एओपी फॉर्म कर रहे हैं बेटा। अगर आप खाली किसी बिल्डिंग के, किसी लैंड के जॉइंट ऑनर हैं और आप वहां से रेंटल इनकम कमा रहे हैं तो फिर आप एओपी फॉर्म नहीं कर रहे। हाँ, एक चीज में आ सकती है, अगर ये प्रॉपर्टी एओपी की हो और एओपी ने रेंट पे दी हो, तो अगर प्रॉपर्टी एओपी की होगी और एओपी ने रेंट पे दिया होगा तो फिर तो वो इनकम भी किसकी कहलाएगी? एओपी की कहलाएगी ना, चाहे वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो के ना हो। तो प्रॉपर्टी अगर किसकी है? एओपी की, और रेंट पे किसने दी है? एओपी ने, तो फिर वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी किसकी है? एओपी की। तो अगर प्रॉपर्टी पहले ही एओपी की है, बिजनेस ने प्रॉपर्टी खरीदी थी, वो बिजनेस का एसेट थी, फिर उसी बिजनेस ने उसको रेंट पे दिया, तो फिर जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है वो भी बिजनेस की कहलाएगी, फिर एओपी उस पर टैक्स पे करेगी। तो इसका मतलब क्या है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एओपी के लिए जब जब एओपी का पार्ट बनेगी, टैक्स की जाएगी एओपी के हाथों में, जब वो बिजनेस की प्रॉपर्टी क्या करे? रेंट पे प्रोवाइड करे किसी को। अगर ऑनर अपनी जाती प्रॉपर्टी किसी को दे रहे रेंट पर, तो फिर वो
बिजनेस की प्रॉपर्टी नहीं है बेटा। तो अगर अनस और विदात पर्सनल कैपेसिटी में एक बिल्डिंग के मालिक हैं जिनका उनके बिजनेस रिलेशनशिप से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर दे आर व्हाट, दे आर को ऑनर्स, और को ऑनरशिप जो है वो एओपी फॉर्म नहीं करेगी। उम्मीद करता हूँ ये सारी बात आपको समझ में आई होगी बेटा। जवाब दे दें सब लोग बेटा। तो इसको यहां से आप पढ़िएगा, बाकी इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे हम अगली क्लास में। उम्मीद है यहाँ तक कोई सवाल नहीं होगा आपका, अगर है तो पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं। ओके, अल्लाह हाफिज।